हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कंप्यूटर का बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है, जिसका अभी तक हमने वीडियो टोटल 11 पार्ट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। ये जो आज का वीडियो है ये वीडियो नंबर 12 है और इसमें थोड़ा हम लोग थ्योरेटिकल चीज सीखेंगे, ठीक है, जो कि अगर आप कंप्यूटर कहीं पे भी सीख रहे हो तो ये सारा चीज आपको भैया पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप सारे वीडियो नहीं देखे हो तो एक एक करके देख लोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें सीख जाओगे और ये आज पार्ट 12 देखते हो तो इसमें आप थ्योरेटिकल चीज सीखोगे। बाकी बहुत सारे ऐसे इसमें कंटेंट हमने रखा हुआ है जो कि एक सीखने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो देख सकते हो फर्स्ट पेज हमारा आ चुका है। पार्ट नंबर 12 है भैया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है पार्ट नंबर 12 है, क्योंकि टोटल 11 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे तो यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक हमने लिखा है कि सबसे पहले परिचय जानेंगे, यानी कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरे टॉपिक में जानेंगे कि कंप्यूटर के मुख्य यूनिट कौन कौन से होते हैं। चौथे टॉपिक में जानेंगे कि सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक। और पांचवा टॉपिक हमारा है जो कि आज के वीडियो का होगा, वो है कंप्यूटर का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, पीके टेक्निकल गुरु, वहां पे सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उस पे मैं ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय, ठीक है। तो परिचय यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा कि कंप्यूटर आज के समय में हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह हमारे काम को आसान, तेज और सटीक बनाता है, ठीक है। तो आजकल आप देखोगे हर जगह कंप्यूटर का प्रचलन है भैया, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा और कंप्यूटर के यूज से हम लोग बहुत सारी काम जो है वो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि हमारे काम करने में आसान भी हुआ है और हमारा काम फास्ट तरीके से हो जाता है और बिना गलती के एकदम सटीक से सारा चीज होता है, ठीक है। यहाँ दूसरे पैराग्राफ में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और आगे लिखा है कि जो दिए गए डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी में बदलता है। कंप्यूटर हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं तो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके जो आउटपुट आता है वो हमें दिखाता है, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर यही है, इतना आप आई होप कि जानते होंगे। यहाँ तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर का उपयोग पढ़ाई, ऑफिस, बैंक, बिजनेस, इंटरनेट, मनोरंजन, विज्ञान, चिकित्सा आदि लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। भैया मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पे कंप्यूटर का यूज आजकल ना हो रहा हो, ठीक है। तो हर एक जगह आप ले लो, पढ़ाई में ले लो, लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, वहां पे लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल आप यूज करते हो। ऑफिस में तो आपको पता ही है कि बिना कंप्यूटरों का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बिजनेस में भी कंप्यूटर की जरूरत होती है, ठीक। डॉक्टर लोग आप देखोगे कहीं भी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे भी सारा मैनेजमेंट कंप्यूटर से ही किया जाता है, ठीक है। तो वही सारा चीज इसमें लिखा है। आगे लिखा है कि हम इस कोर्स में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी को आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर कोई इसे अच्छे से सीख सके। तो अभी तक इंट्रोडक्शन से आपको लग गया होगा कि इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और बात करें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों, मतलब जो हम देते हैं, ठीक है, निर्देश जो हम देते हैं उस पर काम करके डेटा को जानकारी यानी इंफॉर्मेशन में बदलती है। बस सिंपल सा कंप्यूटर का यही काम होता है कि हम जो भी उसको इनपुट देते हैं उसे वो प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन को हमारे सामने लाके दिखा देता है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इतना आई होप कि आप जान गए होंगे। आगे आ जाता है, देख सकते हो इसमें टॉपिक दूसरा आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इसमें हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हो दिया गया कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि हम लोग पहले भी देखे हैं, जो दिए गए डेटा को इनपुट के रूप में लेकर उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें उपयोगी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर भैया पहले भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसे काम कराना है तो आपको इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता
करता, आपको सबसे पहले इसको इनपुट देना पड़ेगा इनपुट डिवाइस के हेल्प से। उसके बाद ये क्या करेगा, जब इसको इनपुट मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, तो उस डेटा को ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट देगा वो आउटपुट डिवाइस के जरिए हमको दिख जाएगा। अब वो अगर प्रिंट आउट के जरिए आप निकाल रहे हो तो प्रिंट आउट के फॉर्म में दिख जाएगा, अन्यथा डिस्प्ले आपका जो आउटपुट डिवाइस होता है उसके जरिए दिख जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इसी स्ट्रक्चर पे काम करता है। आगे दिया गया कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, देख सकते हो। सबसे पहला दिया गया है कि यह बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर हमारा जो है बहुत तेज गति से काम करता है। ठीक, दूसरे में दिया गया है कि यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। हाँ भैया, इसमें हार्ड डिस्क वगैरह लगा रहता है 500 GB 1 TB। ठीक है, तो इसमें आप अपना डेटा स्टोर करके बड़ी मात्रा में रख सकते हो। तीसरा इसमें दिया गया है कि यह सटीक मतलब एक्यूरेट परिणाम देता है। कंप्यूटर कभी भी अपने से गलती नहीं करता है। जब तक आप इसको गलत इनपुट नहीं दोगे तब तक ये गलत आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो ये एकदम सटीक काम करता है। ठीक, चौथे में दिया गया है कि यह थकता नहीं है और लगातार काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम प्रारंभिक यानी शुरुआती कंप्यूटर के बारे में बात करें ना, तो इसी कहीं ना कहीं इसके पर्पज से भी कंप्यूटर की खोज की गई थी कि मतलब इंसान को अगर कोई एक काम दोगे बार बार वही काम करने के लिए तो वो ऊब जाता है। अब कंप्यूटर को चाहे एक काम 1000 बार दोगे तो वो नहीं थकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो करता ही रहेगा। ठीक है, तो ये लिखा गया है कि यह थकता नहीं है और लगातार काम कर सकता है। पांचवें पॉइंट में लिखा है कि यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। हाँ भैया, अलग अलग तरीके का ये काम कर सकता है। जैसा इससे आप काम कराना चाहो उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये काम करता रहेगा। जैसे मान लो कि इससे 2+2 कराना है तो कैलकुलेटर ओपन करके आप इससे ऐड करवा सकते हो। आपको वीडियो एडिट करना है कंप्यूटर से तो भैया वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके उसको चला के इससे वीडियो एडिटिंग का भी काम करवा सकते हो। आपको टैली चलाना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है तो भैया टैली इंस्टॉल कर लो, उसका भी सारा काम कर सकते हो। ठीक है, तो यह विभिन्न तरीके का कार्य कर सकता है कंप्यूटर आपका। आई होप कि इतना आप जानते होंगे। तो यहाँ सरल भाषा में थोड़ा हम लोग नीचे देख लेते हैं कि कंप्यूटर वह मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करके हमें सही जानकारी देता है। हर जगह जाओगे शुरुआत में यही पढ़ाया जाएगा, कोई अलग नहीं है। तो बस इतना जान लो कि कंप्यूटर वह मशीन है जो हम उसको निर्देश देते हैं, उसके अनुसार वो डेटा को प्रोसेस करता है और जो प्रोसेस हुआ डेटा रहता है वो आउटपुट डिवाइस के जरिए हमको दिखा देता है, इंफॉर्मेशन में बदल के दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम भी बनाया गया है। तो इस कंप्यूटर से मान लो आपको काम करवाना है इससे भैया। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा। अब इनपुट आप कीबोर्ड से दोगे। ठीक है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, उससे हम इसको इनपुट देंगे। इसमें देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है कैबिनेट। ठीक है, इसके अंदर लगा होता है प्रोसेसर, वो प्रोसेस करेगा और फिर इस डिस्प्ले के जरिए आउटपुट दिखा देगा। अब सिंपल सा यहाँ पे बनाया गया कि इस तरफ से इनपुट दिया जा रहा है, बीच में प्रोसेसिंग हो रही है, कंप्यूटर रखा है और इधर आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस के जरिए जैसे आपका डिस्प्ले हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो एक कंप्यूटर से काम करवाना है तो क्या क्या करना है। सबसे पहला काम है कि कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट आप जैसे दे दोगे तैसे क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट दे देगा आउटपुट डिवाइस के जरिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन जानकारी आ जाएगा जो आप डेटा दिए रहोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला इसमें आ जाता है, देख सकते हो यहाँ पे तीसरा टॉपिक आ जाता है भैया। ठीक है, कि कंप्यूटर के मुख्य यूनिट कौन कौन से होते हैं ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंप्यूटर कई भागों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसके कार्य को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। ठीक है, 5 यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। किस पर्पज से, इसके कार्य को पूरा करने के लिए। एक कंप्यूटर को आप काम करवाना चाहते हो, एक कंप्यूटर से क्या क्या यूनिट लगेगा ये आप जान जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट है जो हमारा, सबसे पहला यूनिट आ जाएगा इनपुट यूनिट। अगर एक कंप्यूटर से आप काम करवाना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जो है इनपुट यूनिट है। जब तक आप कंप्यूटर को इनपुट नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि इस यूनिट के द्वारा हम डेटा और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया,
गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। तो ये सब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं जो कि आने वाले वीडियोज में हम लोग देखेंगे। तो एक कंप्यूटर को भैया अगर काम करवाना है तो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट इनपुट यूनिट है। बाकी दूसरा यूनिट जो है वो है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसे सीपीयू भी बोला जाता है। ठीक, सिंपल सा सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो दूसरे यूनिट में कहा जा रहा है कि यह यूनिट दिए गए डेटा और निर्देशों पर प्रोसेसिंग करती है और परिणाम तैयार करती है। जब आप कंप्यूटर को इनपुट दे दोगे तो वो क्या करेगा, उसे प्रोसेस करके उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको देगा, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण यूनिट जो आ जाता है वो है आउटपुट यूनिट। अब भैया देख लो, आउटपुट यूनिट क्या कह रहा है कि इस यूनिट के द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम यानी जो रिजल्ट होता है वो हमें देखने या उपयोग करने के लिए मिलता है। तीसरा यूनिट ये बोल रहा है कि आउटपुट यूनिट, अब मान लो कि आप कंप्यूटर को इनपुट दिए, कंप्यूटर ने प्रोसेस भी कर दिया, अब उस डेटा को आप देखना चाहते हो तो किसके जरिए देखोगे, तो आउटपुट यूनिट के ही जरिए तो देखोगे। तो तीसरे में यही कहा जा रहा है। चौथा यूनिट इसका क्या है, इंपॉर्टेंट यूनिट, इसमें बोला जा रहा है कि स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या करता है कि इस यूनिट में डेटा और सूचना को सुरक्षित यानी स्टोर करके रखा जाता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया। अब यहाँ पे तो देख सकते हो इन्होंने हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, स्टोरेज यूनिट का। तो अच्छी बात है, कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी डेटा कंप्यूटर से प्रोसेस करवाते हो तो उस डेटा को तुरंत डिलीट थोड़ी ना कर दोगे, उसको आप भविष्य के लिए स्टोर करके भी रखोगे। तो इसलिए स्टोरेज यूनिट भी एक महत्वपूर्ण होती है आपके कंप्यूटर के भागों में से, ठीक है। अगला जो यूनिट आ जाता है, यूनिट नंबर 5 देख सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जो कि कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पाया जाता है। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है ALU, एक होता है CU और एक होता है MU। MU का मतलब मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट इन्होंने हार्ड डिस्क बताया, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU का मेमोरी होता है वो रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है, रजिस्टर मेमोरी होता है, और सबसे फास्ट मेमोरी कंप्यूटर का रजिस्टर मेमोरी होता है। अब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट क्या कह रहा है कि यह यूनिट सभी भागों के कार्य को नियंत्रित और समन्वय करती है ताकि सभी काम सही क्रम में हो सके, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का आप समझ ही रहे हो कि जो भी इनपुट आ रहा है, जो भी आउटपुट जा रहा है, कैसे आएगा इनपुट, कैसे जाएगा, कैसे क्या होगा, सारा मैनेज कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। एक चीज मैंने आपको बताया कि रजिस्टर मेमोरी लगा होता है जो आपका CPU होता है। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो एक कंप्यूटर का जो मुख्य यूनिट होते हैं उसका डायग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम समझा देते हैं कि इनपुट दिया गया है, तो कंप्यूटर से काम कराना है तो इनपुट देना पड़ेगा। अब बीच में लगा होता है आपका CPU होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि प्रोसेस करेगा। तो मान लो ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, ये प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब आउटपुट दे रहा है, अब प्रोसेस जो कर रहा है उसके अंदर भी 3 यूनिट होते हैं प्रोसेसिंग के अंदर। जैसे मान लो आप प्रोसेस कौन करता है, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है CPU, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसके 3 यूनिट होते हैं प्रोसेसिंग के, यानी सिंपल सा कह सकते हो कि CPU के 3 यूनिट होते हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो हो जाएगा वो कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर में जो भी प्रोसेसिंग हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद इसमें दूसरा जो आ जाएगा ALU होता है, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। लॉजिकल काम और अर्थमेटिकल काम वही करता है, प्रोसेस, ठीक है, सारा प्रोसेसिंग का काम ALU करता है, ठीक। बाकी एक यूनिट होता है आपका MU, मेमोरी यूनिट। CPU का जो मुख्य भाग होता है MU होता है, जो कि रजिस्टर कहते हैं, इसे रजिस्टर मेमोरी कहते हैं, ठीक है, उसको मेमोरी यूनिट बोला जाता है। तो रजिस्टर क्या करता है कि जो भी प्रोसेसिंग हो रहे हैं CPU के अंदर उस डेटा को टेम्परेरी बेस पे अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे इस डायग्राम के बारे में। और भी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। और इसमें कुछ है नहीं बेसिकली, ठीक है, देख सकते हो इसमें स्टोरेज यूनिट दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे 5 यूनिट बताया गया है और वही 5 यूनिट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बस मैंने आपको यही एक चीज बताया रजिस्टर मेमोरी के बारे में, ठीक है, जो कि रजिस्टर मेमोरी आपके CPU का पार्ट है। अब CPU के मुख्य 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक CU होता है जो कि कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है MU मेमोरी यूनिट जिसे रजिस्टर मेमोरी बोला जाता है। और कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा होता है, रजिस्टर मेमोरी, और सबसे महंगा मेमोरी यही होता है, ठीक है, रजिस्टर मेमोरी। यहाँ पे लिखा गया है कुछ इंपॉर्टेंट बात, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि ये 5 यूनिट मिलकर कंप्यूटर
कंप्यूटर के सभी कार्यों को पूरा करती हैं। इनमें से किसी एक यूनिट के बिना कंप्यूटर सही से कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो सही बात है भैया, अगर आपके पास इनपुट यूनिट नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर को इनपुट जब नहीं दोगे तो प्रोसेस कैसे करेगा। या मान लो कि आपके पास इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइस है, आपके पास सीपीयू ही नहीं है प्रोसेस करने के लिए, फिर कैसे काम करेगा। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना चाहते हैं तो कंप्यूटर के मुख्य 5 यूनिट होते हैं। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, उसके बाद कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये 5 यूनिट याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसमें अगला टॉपिक जो आ जाता है टॉपिक 4 आ जाता है, चौथा टॉपिक। इसमें सीपीयू के कितने भाग होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म भैया, एग्जाम वगैरह आप अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कहीं देने जाओगे तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन होता है। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और डेटा प्रोसेस करता है। सीपीयू मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो यही चीज मैंने आपको बताया, और इसका पीडीएफ आप चाहते हो तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे दिया गया कि सीपीयू के मुख्य 3 भाग यानी पार्ट्स के बारे में बताया गया। तो सबसे पहला पार्ट हमने आपको बताया था एएलयू, तो यहाँ पे एएलयू देख सकते हो। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे लिखा है इसके बारे में कि यह सभी प्रकार की गणनाएं कैलकुलेट करता है, जैसे जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, भाग करना हो आदि। और यह क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ठीक है, जैसे अगर 2 वैल्यू को कंपेयर करना है तब भी यही यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो मेन काम यही करता है एएलयू। ठीक है, गणना करने का या कोई भी प्रोसेस करने का। बाकी दूसरा यूनिट जो इसमें है कंट्रोल यूनिट यानी सीईयू है। ठीक है, इसमें कहा गया कि यह सीपीयू के सभी भागों और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित यानी कंट्रोल और समन्वय करता है। यह तय करता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे करना है। यह निर्देशों को पढ़ता है और उन्हें लागू करता है। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट है, तो सारी चीजों को ये क्या करेगा? कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला इसमें जो आ जाता है तीसरा, इसमें आ जाता है मेमोरी यूनिट, जो कि स्मृति इकाई आप हिंदी में कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह डेटा, निर्देश और परिणाम यानी रिजल्ट को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। ठीक है, और इसमें प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग होने वाली जानकारी रखी जाती है। यह सीपीयू की आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी होती है। तो सीपीयू में भैया जब डेटा जा रहा है प्रोसेस के लिए तो कहीं ना कहीं डेटा तो होल्ड करके रखना है ना, तो उसी पर्पज से कौन सा यूनिट सीपीयू के अंदर होता है? एमयू यानी मेमोरी यूनिट। उसके बाद कौन सी मेमोरी होती है? तो रजिस्टर मेमोरी, याद रखना। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी लगा होता है सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप जान गए होंगे। यहाँ पे सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे एएलयू है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है, और मेमोरी यूनिट क्या करता है कि कोई भी डेटा आप जब उसे प्रोसेस के लिए दे रहे हो तो वो अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है भैया, ये नहीं रहेगा तो कंप्यूटर आपका कुछ काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप में दिमाग ही नहीं ना हो तो फिर आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। दूसरा इसमें दिया गया कि सीपीयू के 3 भाग आपस में मिलकर काम करते हैं। अब मान लो कि इसमें से कोई एक भाग नहीं रहेगा तो सीपीयू तब भी तो काम नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों भाग आपस में मिलकर काम करते हैं। अगला है कि एएलयू गणना करता है, सीयू नियंत्रित करता है, और मेमोरी यूनिट जानकारी को स्टोर करके रखती है। तो ये सारा चीज इसमें हम लोग देख लिए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू यानी मेमोरी यूनिट, और तीनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप इतना समझ गए होंगे और समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला इसमें आ जाता है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे 5वां टॉपिक। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर का विकास एक लंबी यात्रा का परिणाम है। समय के साथ साथ तकनीक में हुए बदलाव ने कंप्यूटर को आज की आधुनिक और शक्तिशाली अवस्था तक पहुंचाया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक गणनाएं उपकरण। तो मैं आपको बताऊं, जो शुरुआती दौर था कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर क्या था, वैसे नॉर्मल यंत्र बनाए गए थे शुरुआती दौर में। ठीक है, तो उसके बारे में अभी देखेंगे। तो कंप्यूटर का जो ये दौर है ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। ठीक है, जो आज का कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं, ये छोटा सा रूम में रख के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। ठीक है, तो
इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रारंभिक गणनाएं उपकरण यानी शुरुआत में जो गणनाएं करने वाला यंत्र आया, उपकरण आया, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला है अवेकस। यहाँ पे देख सकते हो अवेकस दिया है, यह सबसे प्राचीन गणना यंत्र है, ठीक है, यानी कह सकते हो कि सबसे पहला गणना यंत्र है ये, ठीक है। तो अवेकस हमारा जो था ये चीन के एक गणितज्ञ थे ली काई चेन ने 16वीं शताब्दी में अवेकस का आविष्कार किया था, ठीक है। यह सबसे पहला और सबसे सरल यंत्र था जिसका प्रयोग गणना करने में सहायता के लिए उपयोग किया जाता था। और इसके इतिहास का बात करें तो ये 5000 सालों से भी ज्यादा पुराना है, ठीक है। तो भैया बस इतना जान लो कि प्रारंभिक गणना उपकरण के बारे में पूछा जाएगा कि प्रारंभिक गणना यंत्र कौन सा था, तो अवेकस याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेपियर की हड्डियां यानी नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स क्या था भैया, देखो इसको जो बनाए थे वो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जॉन नेपियर। इन्होंने 1617 ईस्वी में कुछ ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया था जिसकी सहायता से गुणा करने की क्रिया अत्यंत शीघ्र पूर्वक की जा सकती थी। ये पट्टियां जानवरों की हड्डियों से बनी होती थी, इसीलिए इन्हें नेपियर बोन्स कहा गया, ठीक है। तो जॉन नेपियर ने बनाया था, जानवरों के हड्डियों से बना हुआ था ये डिवाइस, ठीक है, यानी ये यंत्र, तो इसलिए इसको बोला गया नेपियर बोन्स, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि इसके भी बारे में जान गए होंगे। 1617 ईस्वी में बना था और किस काम में यूज होता था, तो गुणा उड़ा करने के काम में इसका यूज किया जाता था, ठीक है। अगला जो आ जाता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल से क्या होता था, गणनाएं होती थी और मापने के लिए इस यंत्र का आविष्कार किया गया, ठीक है। यानी जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में गणनाओं के लघुगणक विधि का आविष्कार किया था, ठीक है। इस विधि में दो संख्याओं का गुणनफल, भागफल, वर्गमूल आदि किसी चुनी हुई संख्याओं के घातांकों को जोड़कर या घटाकर निकाला जाता था, ठीक है। तो स्लाइड रूल डिवाइस बेसिकली ये काम करता था। आगे दिया है पास्कल लाइन। तो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया यांत्रिक यंत्र 1642 में, ठीक है। ये जो पास्कल लाइन है ये गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र का आविष्कार महान फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने 1642 में आविष्कार किया था। इसे पास्कल का कैलकुलेटर या पास्कल की एडिटिंग मशीन कहा जाता था, ठीक है। तो इस मशीन के जरिए आप क्या कर सकते थे, आप जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, ठीक है। जोड़ घटा मतलब बेसिकली जो शुरुआती यानी प्रारंभिक कंप्यूटर्स बनाए गए, मतलब कंप्यूटर क्या जो यंत्र बनाए गए वो बस जोड़ने घटाने के मतलब कैलकुलेशन के पर्पज से ही बनाए गए थे। लेकिन आजकल का जो कंप्यूटर है वो बस कैलकुलेशन तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारा काम कर सकते हो, ये आप भी जानते होंगे, ठीक है। आगे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में जानना चाहिए। तो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ी है, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी जो है वो कब से कब तक चली, तो देख सकते हो इसमें जो ड्यूरेशन दिया गया है, समय दिया गया है, ये अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो पहली पीढ़ी जो चली थी 1940 से 1956 तक, जो कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, ठीक है। और ये जो थे ये बड़े आकार के और अधिक गर्मी और बिजली की खपत करते थे, ठीक है। जो शुरुआती कंप्यूटर थे, ठीक है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब वगैरह लगा था, वो क्या थे कि बड़े आकार के होते थे और ज्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1963 तक चला। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। और ट्रांजिस्टर जब लगाया गया तो पहले पीढ़ी में जो कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे वो दूसरे पीढ़ी में आके थोड़े और छोटे होने लगे, ठीक है। तृतीय पीढ़ी कब से कब तक चला, तो 1964 से लेके 1971 तक चला। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ वो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, ठीक है। और ये क्या हो गया कि पहले और दूसरे पीढ़ी से जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर से छोट तो हुए ही, और ये तेज काम करने लगे और कम बिजली खपत करने लगे तीसरे पीढ़ी में, ठीक है। तो ऐसे चौथे पीढ़ी में चलते हैं, ठीक है। टोटल 5 पीढ़ी है। चतुर्थ पीढ़ी यहाँ पे दिया गया है 1971 से वर्तमान तक, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं ड्यूरेशन, मतलब इसके समय पे ध्यान मत देना। तो चौथी पीढ़ी में क्या यूज हुए, माइक्रो प्रोसेसर आधारित पर्सनल कंप्यूटर का युग आया जिसे हम लोग पीसी कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ पीढ़ी में क्या हुए कि कंप्यूटर बहुत छोटे छोटे हो गए और बहुत सस्ते हो गए। उसके बाद में ये बहुत फास्ट काम करने लगे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 5वीं पीढ़ी। तो 5वीं पीढ़ी अभी जो वर्तमान का पीढ़ी है भैया 5वीं पीढ़ी चल रहा है, जिसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या यूएलएसआई का यूज हो रहा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का,
ठीक है। तो आजकल के कंप्यूटर आप देख ही रहे हो, इसके बारे में कुछ बताना है ही नहीं। आजकल का कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर है जिसके जरिए हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। आगे दिया गया कि कंप्यूटर के इतिहास को जानने का महत्व क्या है, ठीक है। तो इसके इतिहास को हम क्यों जाने, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमें तकनीक के विकास और सुधारों को समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि प्रथम पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, द्वितीय पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, तृतीय पीढ़ी में कौन सा यूज हुआ, आईसी यूज हुआ, चतुर्थ पीढ़ी में कौन सा आया, माइक्रो प्रोसेसर आया, पांचवी पीढ़ी में आप ही देख सकते हो यूएलएसआई और एआई का यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया कि भविष्य के तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। अगर मान लो आप इस फील्ड में जाते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा कि हम और क्या टेक्नोलॉजी बना सकते हैं और क्या तकनीक ला सकते हैं। कंप्यूटर के वर्तमान रूप को समझने के लिए इतिहास जानना आवश्यक है भैया। हर चीज का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, अगर जो भी जिससे भी रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि जानना जरूरी है कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो अभी तक उम्मीद करते हैं कि इतना आप जान गए होंगे। अब यहाँ निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि कंप्यूटर का इतिहास मानव बुद्धि, शोध और तकनीकी विकास की अद्भुत कहानी है जो हमें एक बेहतर डिजिटल भविष्य की ओर ले जा रही है, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है वही सारा चीज की कंप्यूटर के विकास की प्रमुख घटना यानी टाइमलाइन दिया गया है। तो 1642 में पास्कल लाइन जो कि ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। 1822 में डिफरेंस इंजन यानी चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया, जिसे भैया कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं, एक, ठीक है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिताजी ये हैं। सिंपल सा ऐसे समझो, हमारा इंग्लिश थोड़ा वीक है। उसके बाद 1837 में एनालिटिकल इंजन आया जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया, और इसमें ऐसा कंप्यूटर ये था एनालिटिकल इंजन जो कि इसके लिए प्रथम प्रोग्राम भी लिखा गया था। और प्रथम प्रोग्राम जो लिखी थी वो लेडी एडा लवलेस करके थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लेडी एडा लवलेस करके थी, प्रथम प्रोग्राम इन्होंने ही लिखा था। 1941 में Z3 कंप्यूटर आया जो कि कोनराड जियूस द्वारा बनाया गया था। पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर ये था, ठीक है। 1946 में जो आया ENIAC कंप्यूटर आया जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, अमेरिका ने बनाया था, ठीक है। तो ये याद रखना कि ENIAC जो था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इससे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। 1946 में बनाया गया था। आगे आ जाता है कि 1951 यूनिवैक फर्स्ट करके आया, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, ठीक है। 1971 में इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर के युग का शुरुआत कब से हुआ था, 1971 से। तो ये भी जान लो। वर्तमान का आप समझ ही सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग का युग है, ठीक है। तो इसी बात पे आप ये बता दो कि भारत का सुपर कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा था, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग क्या देखेंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पार्ट 12 का कंप्यूटर के थ्योरेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लोग पूछेंगे। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी, कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द का मतलब यही था कि गणना करना, ठीक है। जो शुरुआत में कंप्यूटर बनाए गए थे वो बेसिकली यही सोच के बनाए गए थे कि कैसे हम किसी चीज का गणना कर सके, कैसे जोड़ सके, कैसे घटा सके, कैसे क्या कर सके, कैसे गुना कर सके। यही मेन पर्पज यही था शुरुआती दौर में, ठीक है। वही है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन आ जाता है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था। ENIAC कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था, तो 1946, अभी आप देख के आ रहे हो। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस समय से किस समय तक चली, तो ये क्वेश्चन इग्नोर करना। जो ड्यूरेशन वाले क्वेश्चन है, जैसे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख के जाना, पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे। तो प्रथम पीढ़ी किस समय से किस समय तक चली थी, तो 1940 से 1956 तक। छठवां क्वेश्चन आ जाता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग हुआ था। मैंने आपको बताया कि भैया वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो इसका वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन जो आ जाता है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस समय से किस समय तक चली थी, तो ये भी आप देखिए 1956 से 1963 तक। अब यहाँ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग हुआ था, ये आप जरूर से बता दो, पता होना चाहिए, ये चेंज नहीं होगा। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आई होप आपको पता होगा। आगे दिया गया कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस समय से किस समय तक चली, तो भैया 1964 से 1971 तक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग हुआ था, तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट
का, ठीक है। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी किस समय से शुरू हुई थी, तो 1971 से। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग हुआ था, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 नंबर में पूछा गया कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो भैया चार्ल्स बेबेज, ठीक है। क्यों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है, ठीक है, तो इनको इसलिए बोला जाता है जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेस मतलब आज का जो कंप्यूटर है उससे मिलता जुलता, मतलब कंप्यूटर मतलब उसी स्ट्रक्चर पे आजकल के कंप्यूटर बनते हैं, तो इसीलिए उनको कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। वैसे में तो कंप्यूटर एक लोग थोड़ी ना बनाए हैं, बहुत से लोगों ने योगदान अपना अपना दिया है, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जो कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन, ये जो आजकल के कंप्यूटर है उसी स्ट्रक्चर पे बनते हैं कि वैसे इनपुट देना होता है, फिर प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट देगा, फिर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो इसलिए इनको कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है या कंप्यूटर का आविष्कारक बोला जाता है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज जी को। आगे दिया गया कि कंप्यूटर को आधुनिक युग की खोज क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो भैया क्योंकि यह कार्य को तेज, सटीक और आसान बनाता है। अभी आपको हम बता दें 3 + 5 + 10 + 17 + 18 + जोड़ पाओगे, तुरंत बता देगा कंप्यूटर, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, कार्य को तेज करता है, सटीक करता है और आसान बनाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर इसमें जो आ जाता है कि कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं, तो ये हमने आपको बताया कि कंप्यूटर के मेन मुख्य भाग जो होते हैं ALU होता है, CU होता है, MU होता है, ठीक है। अगर यही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि आप लोग को ये बताना है कि भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो पहला वायरस हमारा था उसका नाम क्या था, ठीक है, यानी पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था, उसका नाम क्या था। ये 2 क्वेश्चन आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इस PDF को चाहते हो तो टेलीग्राम पे भैया सर्च कर लेना, वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, और वहां पे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थ्योरेटिकल चीजें ऐसी ही होती हैं और अभी हमारे पास उतने सारे इक्विपमेंट नहीं है जिससे मैं ऐसा समझा सकूं जो कि आपके समझ में आ जाए। तो चलिए, आप लोग का सपोर्ट रहा और आप लोग ऐसे हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें तो एक दिन सारी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।